दोस्तों, एक फौजी जो बॉर्डर पर रहकर अपने देश की तो वो सुरक्षा कर लेता है और अपने देशवासियों की वो सुरक्षा तो कर लेता है, लेकिन जब बात उसके घर की आती है तो वो अपने घर को ही सुरक्षित नहीं कर पाता है और अपने घर को महफूज और सुरक्षित रखने के चक्कर में उस जवान की मौत हो जाती है। जब उसकी मौत की खबर लोगों तक पहुंचती है तो जवान की मौत पर हर कोई रोता है, हर कोई कहता है कि ऐसा दुखद अंत किसी का नहीं होना चाहिए। तो आखिर में दोस्तों, कैसे अपने परिवार को बचाते बचाते वो जो जवान है वो मौत के मुंह में चला जाता है। तो ये कहानी है दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। चलिए दोस्तों, इस घटना की शुरुआत करते हैं। आदाब, श्रीका, नमस्कार। हाजिर हूं मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे कैंप तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों, आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे के नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले का नाम कमेंट में करके जरूर बताएं। हम अगली वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ साथ आपके जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम जरूर लेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं हमारा वीडियो कहां कहां से देख रहे हैं। हालांकि एक दर्शक थे जो हमारे बहुत दूर से, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, मोहम्मद यासीन जी थे, जो इतनी दूर से हमारा वीडियो देखते हैं। तो यासीन जी का इससे पहले भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में उनका धन्यवाद किया है, आज भी उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में ही एक थाना पड़ता है जिसका नाम पंचायत घाट होता है। पंचायत घाट के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम होता है झुआ नगला। इसी गांव का रहने वाला फौजी जिसका नाम दिनेश होता है, जो सीआरपीएफ का जवान होता है, जिसकी उम्र 32 साल की होती है। वो सीआरपीएफ में अपनी ड्यूटी कर रहा था और उसकी ड्यूटी जो है वो श्रीनगर में तैनात रहती है। वो श्रीनगर में रहकर अपनी ड्यूटी कर रहा था। दिनेश शादीशुदा होता है। दिनेश की जो पत्नी थी जिसका नाम कविता होता है, कविता की जो उम्र थी वो 30 साल की रहती है। कविता सरकारी स्कूल में टीचर थी और दिनेश के दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। दिनेश का परिवार जो है छोटा परिवार था, काफी हंसता खेलता हुआ परिवार था, क्योंकि दिनेश की पत्नी भी कमा रही थी और दिनेश जो था वो जवान था। तो घर में किसी चीज की, पैसे की या किसी चीज की भी कोई कमी नहीं होती है। उनका जो जीवन है इसी तरह हंसता खेलता हुआ जीवन चल रहा था। अक्सर 3-4 महीने में 20 दिन, 15 दिन की छुट्टी लेकर वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए वो घर आया करता था। इसी तरह एक दिन 6 जून को शाम 4 बजे दिनेश अपने हेडक्वार्टर से 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर के लिए, फर्रुखाबाद के लिए निकलता है। और निकलने से पहले अपने बड़े भाई जिसका नाम ओम प्रकाश होता है, अपने बड़े भाई ओम प्रकाश को फोन करता है और कहता है कि भाई मैं आज निकल रहा हूँ और 11-12 बजे रात तक मैं अपने घर पर पहुंच जाऊंगा फर्रुखाबाद। दिनेश की बात सुनकर उसका बड़ा भाई ओम प्रकाश कहता है कि ठीक है दिनेश, जब तुम घर पर पहुंच जाना तो अपनी खैरियत बता देना कि तुम घर पर सही सलामत पहुंच गए हो। दिनेश कहता है कि ठीक है भाई साहब, मैं आपको जब पहुंच जाऊंगा तो फोन कर दूंगा। दिनेश जो है वो मूल रूप से एटा जिला अलीनगर का रहने वाला था। दिनेश के परिवार में माता पिता और दिनेश 2 भाई थे, एक दिनेश था और एक दिनेश का बड़ा भाई ओम प्रकाश होता है। दिनेश जो है रात हो जाती है, 11 से 12 बज जाता है और उसके बाद से उसके बड़े भाई ओम प्रकाश को चिंता होती है कि 11 से 12 बज गए हैं, दिनेश अभी तक घर नहीं पहुंचा और अगर वो घर पहुंचता तो मुझे फोन करता। अब दिनेश के भाई को रात में बड़ी बेचैनी होने लगती है। दिनेश के भाई ओम प्रकाश जो होते हैं वो रात को के 1 बजे दिनेश को फोन करते हैं तो दिनेश का जो नंबर है वो बंद आता है। अब दिनेश के भाई को लगता है कि हो सकता है दिनेश का जो मोबाइल है बैटरी खत्म हो गई हो, तो दिनेश का जो नंबर है वो बंद हो गया होगा। इस कारण से प्रकाश दिनेश की पत्नी कविता को फोन करते हैं, कहते हैं कि कविता दिनेश पहुंच गया क्या? तो कविता सुनती है तो बहुत ज्यादा चौंक जाती है, कहती है दिनेश पहुंच गए? मैं कुछ समझी नहीं भाई साहब। ओम प्रकाश बताते हैं क्यों, तुमको दिनेश ने बताया नहीं था कि दिनेश आज आने वाला है? तो उसकी पत्नी कहती है कि नहीं भाई साहब, मुझे तो कुछ भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं, दिनेश ने तो मुझे नहीं बताया था कि वो आज घर आने वाले हैं। दिनेश के भाई कहते हैं ठीक है, वो आज घर आने वाला है, हो सकता है उसको कहीं लेट हो गई हो, तो एक काम करो, दिनेश जब भी आता है रात के 3 या 4 बजे, जैसे ही दिनेश घर पर आता है तो मुझे फोन करके बता देना, क्योंकि मुझे फिक्र के मारे नींद नहीं आ रही है।
दिनेश की पत्नी कविता कहती है कि ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, आप सो जाइए। दिनेश कहीं रास्ते में फंस गए होंगे, वो आते ही होंगे, जैसे ही आएंगे मैं आपको इसकी सूचना दे दूंगी। अब इधर दिनेश के भाई को रात भर नींद नहीं आती है, रात भर इधर उधर वो करवटें लेते लेते इसी तरह सुबह हो जाती है। ओम प्रकाश तुरंत कविता को फोन करते हैं, कहते हैं क्या हुआ कविता, दिनेश अभी घर नहीं पहुंचा क्या? कविता कहती है कि नहीं भाई साहब, दिनेश तो अभी घर पर नहीं आए हैं। अब ओम प्रकाश बहुत ज्यादा परेशान और विचलित हो रहे थे कि आखिर छोटा भाई गया तो कहाँ गया। उसका जो नंबर है वो स्विच ऑफ आ रहा है। ओम प्रकाश अपने छोटे भाई को फोन पे फोन लगा रहे हैं, उसका जो नंबर है बंद आ रहा है। अब ओम प्रकाश बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दिनेश की पत्नी कविता सीआरपीएफ कंट्रोल रूम में फोन करके पूछती है कि दिनेश घर आने वाले थे तो अभी तक वो यहाँ पर आए नहीं है, तो क्या वो श्रीनगर से निकल गए हैं? तो कंट्रोल रूम वाले बताते हैं कि हाँ मैडम, दिनेश जो है वो तो कल ही यहाँ से निकल गए हैं, अब तक तो वो घर पर भी पहुंच गए होंगे। दिनेश की पत्नी कहती है कि नहीं सर, वो अभी तक तो घर नहीं आए हैं। कंट्रोल रूम वाले कहते हैं कि मैडम हो सकता है कि वो अपने किसी दोस्त के पास चले गए हों। दिनेश की पत्नी को भी लगता है कि हो सकता है दिनेश जो है किसी अपने दोस्त के पास रुक गए हों। इधर दिनेश जो है वो 6 जून को चला था, अब 8 जून हो जाता है जी, लेकिन जो दिनेश है ना ही उसका खाता पता चलता है, नहीं दिनेश का नंबर जो है वो ऑन होता है। दिनेश का नंबर अब भी लगातार नंबर उसका बंद बता रहा था। अब दिनेश का जो बड़ा भाई होता है ओम प्रकाश, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। 8 जून को झकनगला गांव में एक डेड बॉडी पुलिस को जली हुई हालत में बरामद होती है। अब गांव में बड़ा शोर मच जाता है, ये बात कविता को भी पता चलती है, लेकिन कविता उस डेड बॉडी को देखने नहीं जाती है। कविता को ये लगता है कि दिनेश जो है वो कहीं किसी दोस्त के यहाँ गए होंगे और आ ही जाएंगे। और फिर कविता का जो दिल है वो भी घबरा रहा था, कविता भी इधर परेशान हो रही थी। अब कविता अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने ससुराल पहुंच जाती है, अलीनगर पहुंच जाती है। अपने बड़े जेठ से मिलती है और कहती है मेरे गांव में एक जली हुई डेड बॉडी मिली है, उनमें मेरी तबीयत बहुत ज्यादा घबरा रही है भाई साहब कि आखिर में दिनेश गए तो गए कहाँ गए, 2 दिन हो गया दिनेश का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। अब ओम प्रकाश और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं। अब वो तुरंत ओम प्रकाश 10 जून को थाने में जाते हैं और वहां थाने वाले से कहते हैं कि मुझे उस इंसान की बॉडी देखनी है जिसकी जली हुई बॉडी आप लोगों को मिली हुई है, क्योंकि मेरा जो भाई है वो भी 4 दिन से लापता है, कहीं भी कुछ भी उसका अता पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस वाले जब इतना सुनते हैं तो उस शख्स की फोटो जो है ओम प्रकाश को दिखाते हैं। अब जैसे ही ओम प्रकाश ये फोटो देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तेज तेज से दहाड़ के रोने लगता है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये उसका छोटा भाई है। पुलिस वाले इसको कहते हैं कि तुम धैर्य रखो। उसके बाद से ओम प्रकाश अपने घर पे फोन करके सूचना देता है कि दिनेश जो है उसकी मौत हो गई है। अब घर वाले जब ये सुनते हैं तो उनके घर में मातम पसर जाता है, लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी उनकी चिल्लाहट सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा होते हैं और सभी को मालूम पड़ता है कि दिनेश जो है वो उसकी मौत हो गई है। अब इधर पूरा जो परिवार था वो रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसके बाद से शव का पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद शव को ओम प्रकाश के घर वालों को सौंप दिया जाता है। दाह संस्कार की सारी क्रियाएं होती है और उसके बाद से 1-2 दिन के बाद से पुलिस जो है ओम प्रकाश को थाने बुलाती है और थाने बुलाकर पूछती है कि आपको क्या लगता है कि आपके छोटे भाई को इस तरह कौन मार सकता है? आपके छोटे भाई की किसी से कोई क्या दुश्मनी थी? तो ओम प्रकाश कहते हैं कि सर वो तो बॉर्डर पर हमेशा ही रहता था, वो 4 महीने 5 महीने में 20 दिन की छुट्टी लेकर आता था और मेरे भाई की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरे भाई को इतना वक्त ही कहाँ मिलता था कि उसको दोस्ती और दुश्मन बनाने का उसे मौका मिले। पुलिस वाले कहते हैं कि ओम प्रकाश जी आपकी बात तो सही है, लेकिन किसी ने तो ऐसा कुछ किया है, किसी ने तो आपके भाई को मारा है, वो भी इतने बुरे तरीके से कि उसकी मारने के बाद से उसकी जो बॉडी है उसको जला दिया गया है। फिर ओम प्रकाश सोचते हैं कि आपको किसी के ऊपर शक है कि दिनेश को कोई इस तरह मार सकता है? तो ओम प्रकाश कहता है कि मुझे किसी पर तो शक नहीं है, लेकिन हाँ मैं साफ तौर से तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे दिनेश की पत्नी कविता के ऊपर शक है, क्योंकि कविता और दिनेश के बीच में आए दिन झगड़ा हो रही, पिछले कुछ महीने से विवाद चल रहा था और बात में झगड़ा होती थी। अब इधर जब इतना सुनना था कि पुलिस वाले कविता के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज करते हैं, कविता के ससुराल जाकर उससे पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद कविता को थाने में लेकर आते हैं। थाने में लेकर आने के बाद कविता से पूछताछ करते हैं तो कविता कहती है कि सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है, मैं अपने पति की हत्या भला क्यों करूंगी, पत्नी भला अपने पति को क्यों मार देगी? अब पुलिस वाले कहते हैं कि देखो मैडम, मुझे तो ये नहीं पता कि आपने
इन्हें क्यों मारा है, लेकिन मुझे जो शक है वो आपके ऊपर है, तो मैं आपसे जो भी पूछूंगा वो आपको बताना पड़ेगा। अब पुलिस वाले कविता पर इंट्रोगेट करने लगते हैं। वो हर तरीके से घुमा घुमा कर कविता से इधर उधर के सवाल करते हैं। अब जो कविता है, कविता से एक हफ्ते लगातार पूछताछ हो रही थी। अब जो कविता है वो हर बार अपना बयान बदल रही थी, क्योंकि कविता जो है बिल्कुल थक चुकी थी, क्योंकि कविता को सोने को भी नहीं मिल रहा था। तो अगर पुलिस को किसी के ऊपर शक होता है तो पुलिस जो है उससे इस तरह पूछताछ करती है कि उसका सोना भी हराम कर देती है। उसको नींद लगती है, पलक झपकती है, लेकिन पुलिस वाले उसको सोने नहीं देते हैं। अब उससे वो एक हफ्ते लगातार पूछताछ करते हैं, तो जो कविता है वो टूट जाती है और बार बार अपना बयान बदलती है। उसके बाद से पुलिस वाले कविता से सख्ती बरतते हैं, कहते हैं कि देखो कविता, तुमने अपने पति की हत्या की है, ये हमें मालूम है। इससे पहले हम तुम पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करें, जो कि हम नहीं चाहते। तो इससे पहले कि तुम जो अपना अपराध है वो कबूल कर लो और बताओ कि तुमने दिनेश की हत्या क्यों की। अब जो कविता थी वो एक हफ्ते से सोई नहीं थी, भूखी प्यासी थी और वह बहुत ज्यादा मानसिक तौर पे भी टूट चुकी थी। अब कविता को भी ये लग रहा था अब वो पुलिस से नहीं बच पाएगी, तो कविता जो है वो अपना सारा सच कबूल लेती है और पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस को जब वो जानकारी देती है तो पुलिस वाले और ससुराल वालों को सुनकर कानों पर यकीन नहीं होता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। कविता बताती है कि दरअसल दिनेश और कविता की शादी 2 साल पहले होती है। उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जो दिनेश है वो अपनी पत्नी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता है और इधर 2 बच्चे होने के बाद से कविता और दिनेश के बीच में काफी दूरियां हो गई थी। पहले तो शादी से पहले दिनेश बराबर हर महीने 1 हफ्ते के लिए ही सही, लेकिन वो घर आया जाया करता था। 2 बच्चे होने के बाद से दिनेश अब जो है 4-4 महीने के बाद वो घर पर आता था। कविता को काफी ज्यादा किसी मर्द की कमी खलती थी। कविता बोलती है कि मेरी भी सर को जरूरत थी, मुझे भी वो जरूरत पूरी करने के लिए मुझे भी कोई ना कोई चाहिए था। इसी तरह मेरी मुलाकात एक मेरे ही पड़ोस के का लड़का होता है जो मेरा देवर लगता है, उससे होती है, जिसका नाम अनमोल दिवाकर होता है। अब अनमोल दिवाकर कविता के घर पर बराबर आया जाया करता था। अब जो कविता है अपने देवर से वो अजीब अजीब तरीके का मजाक करती थी, तो अनमोल को भी ये बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि जो कविता है उससे क्या कहना चाह रही है। देखते देखते दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब ये जो शारीरिक संबंध का सिलसिला एक बार शुरू होता है तो फिर वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता है। अब जो कविता है हर रात को अपने बच्चों को खाना खिलाकर दूसरे कमरे में सुला दिया करती, उसके बाद से वो फोन करके अनमोल को अपने घर पर बुलाया करती थी। अब अनमोल सारी रात कविता के साथ उसके घर पर ही रहता, दोनों शारीरिक संबंध बनाते। उसके बाद सुबह होते ही अनमोल जो है वो पैर दबाकर कविता के घर से वो चला जाया करता था। ऐसे ही जो सिलसिला है वो तकरीबन साल भर चलता रहा। उसके बाद से गांव वालों को कहीं ना कहीं कविता के ऊपर शक हो जाता है और इधर दिनेश जब गांव आया रहता है तो गांव वाले दिनेश से कहते हैं कि देखो तुम्हारी पत्नी के घर अनमोल रात में आया जाया करता है। जब ये बात दिनेश सुनता है तो उसको अपने पड़ोसी की बात पे यकीन नहीं होता है। वो घर जाता है और अपने बच्चों से इस बारे में पूछता है, तो बच्चे कहते हैं कि हाँ, अनमोल भाई यहाँ पर आते हैं और जब अनमोल भाई पर आते हैं तो मम्मी हमको दूसरे कमरे में सुला देती है। दिनेश समझ जाता है कि उसकी पत्नी और अनमोल के बीच में क्या चल रहा है। अब दिनेश अपनी पत्नी से जाकर इस बारे में पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है कि लोगों की बात सुनकर अपनी पत्नी पर शक कर रहे हो। लोग दुनियादारी का तो काम ही है अकेली महिला पर कलंक लगाने का, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उसके बाद से दिनेश जो है वो अपनी पत्नी को समझाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम्हारा ऐसा कुछ भी है तो ये सब सही नहीं है और तुम ये सब चीजें छोड़ दो करना। दिनेश उसके बाद श्रीनगर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। उसके बाद से फिर से वो पता करता है तो पता चलता है कि अनमोल अब भी उसके घर आता जाता है। एक दिन दिनेश जो है वो फैसला करता है कि वो अनमोल और अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ेगा। अब इधर जो दिनेश है वो अपने कंट्रोल रूम से छुट्टी लेता है और 20 दिन की छुट्टी लेकर वो अपने घर आता है और इसकी जो जानकारी है वो अपनी पत्नी को नहीं देता है, क्योंकि वो उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। वो अपने बड़े भाई ओम प्रकाश को फोन करके बताता है कि वो घर आने वाला है और रात के 11 बजे तक वो घर पर पहुंच जाएगा। अब इधर जो वहां से वो निकलता है और 11 बजे रात को दिनेश अपने घर पर आता है। उसके बाद से उसकी जो पत्नी है वो दरवाजा खोलती है तो उसकी पत्नी दिनेश को देखकर वो चौंक जाती है। दिनेश कहता है क्या हुआ, अनमोल घर पर है क्या? तो दिनेश की पत्नी कविता कहती है कि ओ अच्छा, तो ये बात है, आप मुझ पे शक कर रहे हैं। तो उस पर वो डोरे डालने लगती है और कुछ उसको अपनी बात पे फंसाने की कोशिश करती है और बहला फुसला कर उसको कमरे में लेकर जाती है और दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। उसके बाद
जो कविता है दिनेश के साथ सारे संबंध बनाती है। अब दिनेश उसके बाद से फिर सो जाता है। दिनेश की आंख लग जाती है क्योंकि वो रात को सफर करके आया हुआ रहता है। अब दिनेश की पत्नी दूसरे कमरे में जाती है जहां उसने अनमोल को छुपाया हुआ था। अनमोल से कहती है कि अनमोल हम लोग कब तक छुप छुपा कर मिलेंगे, ऐसा एक काम करते हैं कि इसे हम रास्ते से ही हटा देते हैं, क्योंकि ये जब तक हमारे बीच में रहेगा इसको एक ना एक दिन तो हमारे प्यार के बारे में पता ही चल जाएगा। अब दोनों मिलकर फैसला करते हैं उसको जान से मारने का। अनमोल जो है उसके कमरे में जाता है और दिनेश की रिवॉल्वर से उसको 2 गोली माथे पर मार देता है। उसकी लाश को रात भर वो रखे रहते हैं। दूसरे दिन जब रात होती है और कविता मिलकर उसकी बॉडी को ले जाकर एक खेत में ले जाकर फेंक देते हैं और डीजल से उसकी बॉडी को जला देते हैं कि ताकि कोई भी पहचान ना कर सके। उसके बाद से दोनों अपने अपने घर चले आते हैं और नाटक करने लगते हैं ऐसा कि जैसे कि उनको कुछ मालूम ही ना हो। कविता जब इसका खुलासा करती है कि उसने दिनेश को कैसे मारा तो पुलिस भी सुनकर बिल्कुल दंग रह जाती है। की बात सुनकर अनमोल को भी गिरफ्तार करती है और उसको भी थाने लाती है। अनमोल भी अपना जो जुर्म है वो कबूल लेता है। दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी कि संबंध की भूख में कत्ल हो जाता है। तो दोस्तों ये जो जमाना है पता नहीं किस ओर जा रहा है। तो दोस्तों इस घटना पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर इसी समय पर एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।